जल्दी कर लाइन आइए। आपको खुद विश्वास नहीं है तो देश की जनता कैसे विश्वास करेगी। इस कानून के अंदर न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म किया है और पूंजीपतियों के हाथ देश के किसानों को गिरवी रखा है। कोई चिंता भी नहीं कि विपक्ष नहीं, क्या संसदीय लोकतंत्र इस प्रकार चलेगा? नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं और अब इन तस्वीरों को आप देखिए। घग्गर नदी को पार करके लोग हरियाणा से पंजाब की तरफ जा रहे हैं। जान का जोखिम भी है, लेकिन क्या करें क्योंकि अंबाला पर सीमा जो है वो सील है और आने जाने के रास्ते बंद हैं। क्योंकि किसान आर पार ना जा सकें तो बॉर्डर सील एक तरह से किया हुआ है। सीमा को किसान आंदोलन की वजह से सील किया गया है और ये तस्वीरें घग्गर नदी को पार करते हुए आम नागरिक हैं जो अपने काम से ज़रूरत के हिसाब से इस रास्ते को लेने को मजबूर हैं। तो किसानों का मुद्दा आज भी छाया हुआ है। सरकार ये मानकर चल रही है कि कुछ ही इलाकों में इसका असर है और जो इनका प्रदर्शन दिख रहा है वो कुछ ही इलाकों में, लेकिन और ये भी सोच रही है सरकार की सिर्फ विपक्ष है इसके पीछे। लेकिन देश भर से जो आने वाली तस्वीरें हैं वो भावनाएं बता रही हैं कि मुद्दा सड़कों पर भले ही ना दिख रहा हो लेकिन हवा में तो ज़रूर है। तो अब से कुछ देर पहले हम आपको बता दें, नए किसान कानून के खिलाफ पानीपत से दिल्ली कूच कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हरियाणा पुलिस ने समलखा में रोक दिया। पुलिस ने समलखा के विधायक धर्म सिंह छोकर और कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया। साथ ही पुलिस ने ट्रैक्टर लेकर हाईवे पर जो लोग थे उन पर वाटर कैनन पानी छोड़ा है। वाटर कैनन का प्रयोग भी किया गया है। तो बेशक हरियाणा और पंजाब में किसान बिलों का मुद्दा सबसे ज़्यादा उछल रहा है क्योंकि किसान और व्यापारियों को इससे जो एमएसपी मंडियां जो हैं, एपीएमसी की जो मंडियां हैं वो समाप्त होने की आशंका है। और इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा भी दिया है। तो अकाली दल ने भी आज लुधियाना में ट्रैक्टर रैली निकाली है। वहीं पंजाब के विधायक सिरजीत सिंह बैंस दिल्ली की ओर मार्च कर रहे थे और इसे देखते हुए जीटी रोड पर अंबाला पटियाला बॉर्डर को हरियाणा पुलिस ने सील कर दिया। आपने घग्गर के भी दृश्य देखे। उधर पंजाब में तो हाल ये है कि महीनों से एकांतवास में चल रहे कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू को भी किसानों के साथ अब सड़कों पर आना पड़ा है। तो आज वो एक साल के बाद करीब सड़कों पर हम देख सकते हैं किस तरह से किसानों के बीच से प्रकट हुए। साल भर से मौन नवजोत सिंह सिद्धू किसान बिल के विरोध पर अब धरने पर बैठे हैं। अमृतसर के हालगेट पर धरने से पहले सिद्धू ने भंडारी पुल से हालगेट तक मार्च भी किया है। हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली की रिपोर्ट। खेती किसानी से जुड़े नए बिलों के खिलाफ पूरे पंजाब में विरोध फैल रहा है। राजनीति के एकांतवास में चल रहे पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू भी किसानों के समर्थन में बाहर आने से खुद को नहीं रोक सके। We will unite and we will fight। सारे चुने नुमाइंदे सारे एमएलए 117 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 99% ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਾਂਗੇ, ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਾਂਗੇ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਫੇਲ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪੇ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੱਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਹੱਲ ਦੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰ। ਜੇ ਕਸ਼ਤੀ ਡੁੱਬੂਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਡੁੱਬਾਂਗੇ, कोई नहीं बचू। इस करके सारे इकट्ठे होइए। बीजेपी को छोड़कर हर राजनीतिक दल किसानों के साथ खड़ा है, लेकिन किसान नहीं चाहते हैं कि कोई उनके आंदोलन को ले उड़े।
अमृतसर इलाके में 3 दिन के रेल रोको की अपील करने वाली किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के सरवन पंधेर कहते हैं कि नेताओं को उनके आंदोलन की अगुवाई नहीं करनी चाहिए। कोई भी सियासतदान, मंत्री, MLA, साबका MLA, किसी भी किस्म का पोलिटिकल बंदा साडियां स्टेजां ते ना आवे। ग्रामीण इलाकों में बीजेपी के खिलाफ गुस्सा भड़क रहा है। मानसा जिले में आड़तियों ने बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के सामाजिक बहिष्कार के लिए इस तरह के बैनर लगाए हैं। इलाके के एक अहम आड़तीय जतेंद्र गर्ग ने बताया कि वो सामाजिक बहिष्कार के लिए बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की लिस्ट भी तैयार कर रहे हैं। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦੇਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। खेती किसानों से जुड़े बिलों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए बीजेपी एक अभियान चलाने की सोच रही है। एक तरफ जहां किसान जो है नए कृषि कानूनों के खिलाफ अपना संघर्ष तेज कर रहे हैं, रेल रोकने की बात कर रहे हैं, वहीं साथ ही में उन्होंने गांव में यह भी कहा है कि भाजपा के लीडर्स और वर्कर्स का भी बॉयकॉट हो। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर कृषि कानून के फायदे गिनवाने का काम जो है वो मुश्किल में पड़ सकता है। अमृतसर से मोहम्मद गजाली, NDTV इंडिया। तो आपने सुना पंजाब में तैयारियां जो है बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के सामाजिक बहिष्कार की हो रही हैं क्योंकि वो किसानों को अपने साथ नहीं दिख रहे हैं। दरअसल बीजेपी के ज़्यादातर नेताओं को लगता है कि बिल किसानों के हित में है, बस किसान गुमराह हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इनमें से ही एक हैं और वो कहते हैं कि खेती बिल तो किसानों के लिए वरदान है। उन्होंने अनुराग द्वारी से कहा है, हमारे सहयोगी से, कि विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है। बातचीत सुनिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, जब देश में खास करके संसद में अभूतपूर्व हंगामा है, उस वक्त मध्य प्रदेश सरकार किसानों की सम्मान निधि बढ़ा रही है, एक तरह से उनके तनाव को कम करने की कोशिश। एक तो सबसे पहली बधाई और धन्यवाद मैं देना चाहूँगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। जो कृषि बिल पास हुए हैं वो भारत के किसानों के लिए वरदान है। पर विपक्ष तो कह रहा है कि विपक्ष को क्या पता, भ्रम फैला रहा है। जब लोगों को मध्य प्रदेश में सवाल ही पैदा नहीं होता, भैया इसमें नुकसान क्या कोई ये तो बताए। कृषि उपज मंडी में बेचे, कोई आपत्ति है क्या? कृषि उपज मंडी चलेगी, वहाँ बेचे। कृषि उपज मंडी के बाहर अच्छा दाम मिल रहा है, घर पे वहाँ बेचे, वो खेत पे बेचे। मध्य प्रदेश और बिहार में अच्छा MSP नहीं मिलता, इसीलिए शायद यहाँ के किसान अभी आंदोलित नहीं है। कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। MSP की बात अगर कोई करता तो 1,29,00,000 मीट्रिक टन गेहूँ खरीद के रिकॉर्ड बनाया है, देश में सबसे ज़्यादा हमने खरीदा है। और सम्मान निधि सर अभी जो बढ़ाई किसानों, देखिए हमारे जो किसान थे, विशेषकर छोटे किसान, उनके पास इतनी उपज होती ही नहीं है कि उपार्जन में बेचे या बाकी बड़ी योजनाओं का लाभ उनको मिले। प्रधानमंत्री जी ने उनको ये वरदान दिया किसान सम्मान निधि का। मध्य प्रदेश सरकार ने उसमें और जोड़ के 10,000 रुपया वो होगी, तो गरीब किसानों की ज़िंदगी में निश्चित तौर पर बड़ा बदलाव और बहुत बेहतरी आएगी। सर, आप हमेशा कहते रहे कि पूर्ववर्ती सरकार ने धोखा किया किसानों से, लेकिन विधानसभा में धोखा ही है। मैं फिर कह रहा हूँ, कहीं भी बहस करने कमलनाथ, आपने 50,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्जा माफ़ करना था, किंतु परंतु लगा के सबके काटते चले गए, इसका नहीं, इसका नहीं, इसका नहीं, इसका नहीं। कुल हाँ मैं कह रहा हूँ ना, 6,000 करोड़ रुपया कुल सरकार कह रही बजट से दिया, 6,000 करोड़ पूरा नहीं दिया, उसका एक हिस्सा मैंने दिया है। और इसके बाद केवल आंकड़े की बात करें तो प्रमाण पत्र बांटने से थोड़ी होता, पैसा कितना दिया है, जितना आप दोगे उतना ही तो कर्जा माफ होगा। एक आखिरी सवाल था, आप खुद संक्रमित हो चुके थे, इतने बड़े पैमाने पर संक्रमण है, फिर भी राजनीति की सारी चूंकि उपचुनाव सामने हैं, थोड़ा सा प्रॉपर मर्यादाओं का पालन करते हुए सब तरह की गतिविधियां होनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि जहां राजनीतिक गतिविधियां नहीं है, अब छत्तीसगढ़ में तो कोई चुनाव नहीं, वहाँ संक्रमण कितना है, महाराष्ट्र में कोई चुनाव नहीं, वहाँ संक्रमण कितना है। लेकिन फिर मैं कहता हूँ कि हमको सावधानियां सारी रखते हुए करना चाहिए। उसकी अपील भी हम करते हैं, उसका पालन भी हम। ऑक्सीजन को लेकर तो कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो शिवराज सिंह चौहान अपने आप को किसान पुत्र कहते हैं और किसानों का सबसे बड़ा हितैषी भी कहते हैं, लेकिन किसानों के ही मुद्दे पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस उनको जमकर घेर रही है। दरअसल मध्य प्रदेश में किसान कर्ज माफी के मामले में विधानसभा में एक सवाल के जवाब में बीजेपी सरकार ने माना है कि लगभग 27 लाख किसानों को कर्ज माफ किया गया है, लेकिन बाहर कांग्रेस के हमलावर होने के बाद सरकार ने यू टर्न किया है, कहा है कि सिर्फ प्रमाण पत्र ही बांटे गए हैं। ये भी देखिए अनुराग की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा के एक दिन के सत्र में कांग्रेस विधायकों के सवाल पर मध्य प्रदेश सरकार ने लिखित जवाब में बताया
कि राज्य में जय किसान फसल ऋण माफी के तहत कुल 51,53,000 से ज़्यादा किसानों ने फॉर्म भरा था। इनमें से पहले चरण में 20,23,136 किसानों के लिए 7,100 करोड़ रुपए और दूसरे चरण में 6,72,000 से ज़्यादा किसानों के लिए 4,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि स्वीकृत की गई। यानी 52 जिलों में 26,95,000 किसानों का 11,600 करोड़ रुपए से ज़्यादा का ऋण माफ़ किया गया। हालांकि कुर्सी संभालने के बाद कृषि मंत्री कमल पटेल ने एनडीटीवी से कहा था कि कर्ज माफी ढकोसला थी, किसानों को कांग्रेस नेताओं के खिलाफ केस दर्ज करवाना चाहिए। इन्होंने चुनाव के पहले वचन दिया था कि सरकार बनने के 10 दिन के अंदर हम 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने और पहला आदेश दिया 1 घंटे 2 घंटे के अंदर 48 लाख किसानों का 54,000 करोड़ का 2 लाख तक का 18 तक का किसान का कर्जा माफ किया जाता है। करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, विज्ञापनों पे 120 करोड़ 2% का उसमें रखा, उसे 6,000 करोड़ का जो प्रावधान किया तो 120 करोड़ विज्ञापनों में दे दिया। भार्गव ग्राम पंचायत में लिखा दिया 2 करोड़ लाख का कर्जा माफ कर दिया। तो जब कर्जा माफ कर दिया तो हो जाना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। वैसे सदन में कर्ज माफी स्वीकारने के बाद सदन के बाहर सरकार कह रही है सिर्फ प्रमाण पत्र बांटे, पैसे नहीं। सर, आप हमेशा कहते रहे कि पूर्ववर्ती सरकार ने धोखा किया किसानों से, लेकिन विधानसभा में सरकार है। मैं फिर कह रहा हूँ, कहीं भी बहस करने कमलनाथ, आपने 50,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्जा माफ़ करना था, किंतु परंतु लगा के सबके काटते चले गए, इसका नहीं, इसका नहीं, इसका नहीं, इसका नहीं। और कुल हाँ मैं कह रहा हूँ ना, 6,000 करोड़ रुपया कुल सरकार कह रही बजट से दिया, 6,000 करोड़ पूरा नहीं दिया, उसका एक हिस्सा मैंने दिया है। और इसके बाद केवल आंकड़े की बात करें तो प्रमाण पत्र बांटने से थोड़ी होता, पैसा कितना दिया है। सरकार के रवैये पर अब कांग्रेस हमलावर है। शिवराज सिंह चौहान से लेकर नरेंद्र मोदी तक ये इस देश और प्रदेश में झूठ का इतना बड़ा पिटारा हो गया है, झूठ बोलने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। ये विधानसभा अधिकृत है, यहाँ जब जवाब आता है बड़ी गहराई से उसका अध्ययन होने के बाद विधायकों के प्रश्न का जवाब दिया जाता है। तुम अधिकारी को सूली पर लटका दोगे क्योंकि तुम्हारी नाक नीची हुई है। तुमने कहा कि कमलनाथ ने कर्जा माफ़ नहीं किया, कमलनाथ ने कहा कि डंके की चोट पे मैंने माफ़ किया। किस मंच पे आना चाहते हो? एक एक मोबाइल नंबर ले लो, एक एक का एड्रेस ले लो। सरकार अब ये भी कह रही है कि अफसरों ने गलत जानकारी दी है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सरकार अब कह रही है कि अफसरों ने उसे गलत जानकारी दी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या सदन में अगर सदस्यों को गलत जानकारी दी गई तो ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नहीं है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। तो किसानों की बात हो रही है और दिल्ली में अब से कुछ ही देर पहले जो विपक्षी दलों के नेता हैं खेती किसानी के बिलों के मुद्दे पर राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे थे 5 बजे। लौटकर कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आज़ाद ने पत्रकारों से कहा है कि आज देश में इतने लोगों को अनाज जो बांटा जाता है वो सिर्फ किसानों की वजह से ही संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि कानून ऐसा लाना चाहिए था जो किसानों के हित में हो। तो खेती किसानों के साथ ही दूसरा मुद्दा श्रम कानूनों से जुड़ा हुआ भी है, जिस पर सरकार को भारी विरोध का अब सामना करना पड़ रहा है। कल सरकार ने श्रम सुधारों से जुड़े 3 विधेयक संसद में पास कर दिए, लेकिन अब इसे लेकर संघ परिवार में ही मतभेद सामने आ रहे हैं। संघ से जुड़े भारतीय मजदूर संघ ने इन बिलों का विरोध किया है। मुझे लगता है सरकार ने ये बिल बहुत जल्दबाजी में पारित किए हैं। इतनी जल्दीबाजी में ये बिल पारित नहीं करने चाहिए थे। लोकसभा में एक लंबी डिबेट होती, प्रतिपक्ष के लोगों को पक्ष के लोगों को बोलने का मौका मिलता, उसके बाद पारित करते तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। इसलिए जल्दीबाजी में किया गया काम मुझे लगता है ठीक नहीं। वाकई में जल्दबाजी काफ़ी है, क्योंकि खाली सदन के अंदर आज ही लगभग 14 बिल पास हो गए। बहरहाल सरकार काम कर रही है। तो इस बीच देश में कोरोना के मामले 56 लाख के पार हो गए। हमें कोरोना को नहीं भूलना चाहिए। ये एक ऐसी त्रासदी है जो हम सबके बीच से गुजर रही है। बीते 24 घंटों में 83,527 नए मामले सामने आए, यानी अब तक कुल मामले 56,46,010 हो गए हैं। हालांकि ठीक होने वाले मरीजों की कुल संख्या भी 45 लाख के पार हो गई है। तो ठीक होने वालों की संख्या बेशक बढ़ रही है, लेकिन इस बीच
कोरोना के कहर के बीच दोबारा संक्रमण पर जो रिसर्च हो रही है उस पर कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं, जिससे पता चलता है और सावधानी बरतने की हमें ज़रूरत है। मुंबई में 4 हेल्थ वर्कर्स को एक बार फिर से कोरोना ठीक होने के बाद जो दोबारे हुआ, चारों हेल्थ वर्कर्स में से बात देखने को मिली है कि दूसरी बार जो संक्रमण था पहले के मुकाबले ज़्यादा गंभीर था। तो हम आपको ये भी बता दें, दिल्ली से भी हम जानते हैं कि हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उनका भी इलाज चल रहा है। 15 सितंबर को वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। अब उनको जो LNJP लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, जो सरकार का सबसे बड़ा कोविड अस्पताल है, वहाँ पे ले जाया गया है। तो हम उनके जल्द स्वास्थ्य लाभ की उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द वो मनीष सिसोदिया, हमारे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, भी ठीक हों। तो ये चिंताजनक स्थितियां हैं और हम सबको सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। दिल्ली में एक समय था जब ग्राफ बिल्कुल नीचे आ गया था, जो पीक से नीचे आया था, लेकिन अब फिर चढ़ाव पर है। दिल्ली में जो संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था को अब रोका नहीं जा सकता, क्योंकि लोगों को कमाई का जरिया है वो इससे बाधित हो जाता है। तो आइए अब ये रिपोर्ट देख लेते हैं कि कोरोना का जो संक्रमण है उससे हमें लगातार सतर्क रहने की ज़रूरत है। मुंबई में 4 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना वायरस से दोबारा संक्रमित हुए हैं। इतना ही नहीं, इनकी दूसरी बार का संक्रमण ज्यादा गंभीर पाया गया है। ये पूरी पड़ताल BMC के अस्पताल कस्तूरबा के साथ हिंदुजा हॉस्पिटल और CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी और इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी दिल्ली ने मिलकर की है। लैंसेट मेडिकल जर्नल की वेबसाइट पर छपी इनकी स्टडी रिपोर्ट कई चौंकाने वाले तथ्य पेश करती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि मुंबई के नायर अस्पताल के 3 रेजिडेंट डॉक्टर और हिंदुजा अस्पताल के 1 स्वास्थ्यकर्मी को मई-जून महीने में पहली बार संक्रमण हुआ और कुछ ही दिनों के बाद वो फिर से जुलाई महीने में संक्रमित हुए। चारों की जीनोम सीक्वेंसिंग में यह साबित हुआ कि पहले हुए संक्रमण की तुलना में दूसरी बार का संक्रमण ज्यादा गंभीर था। हालांकि मरीज कुछ ही दिनों के बाद नेगेटिव होकर ठीक हुए। इसका एक कारण शायद इनकी उम्र भी हो। चारों 24 से 31 वर्ष के बीच के हैं, जिन्हें पहले से कोई शारीरिक तकलीफ नहीं। शायद ये एक वजह रही हो कि दोबारा संक्रमण ये आसानी से झेल गए। रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि पहला लक्षण अगर हल्का हो तो एंटीबॉडी भी कमजोर बनती है, जिससे दोबारा संक्रमण का खतरा रहता है। ये रिसर्च खासतौर से स्वास्थ्य कर्मियों के लिए चिंता दर्शाते हुए बताती है कि हेल्थ वर्कर्स कोरोना वायरस मरीजों के संपर्क में रहते हैं और उन्हें दूसरी बार संक्रमण होने का खतरा ज्यादा है। हमारे कोरोना वायरस पे जो किताब छपी है उसके को-ऑथर स्वप्निल पारेख ने परसों ही लैंसेट जर्नल में एक प्री पब्लिकेशन तरीके 4 केसेस ऑफ री इन्फेक्शन का रिपोर्ट लिखा है, जिसमें जीनोम एनालिसिस हुआ है। हमको सावधान रहना चाहिए री इन्फेक्शन के बारे में, क्योंकि जो मरीज़ कोविड-19 में से निकल चुके हैं उनको शायद ऐसा लग सकता है कि अभी हमारे बदन में एंटीबॉडीज़ है, तो हमको कुछ फिक्र नहीं रखनी चाहिए। हमने हमारे कोरोना वायरस पे जो किताब है उसमें फरवरी महीने में ही लिखा था कि री इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। आयुष अस्पताल के डॉक्टर सुहास देसाई भी एक स्वास्थ्यकर्मी के दोबारा संक्रमण जैसे लक्षण बता रहे हैं, जहां दूसरी बार बुखार 2 से 3 दिन ज्यादा दिखा। हालांकि ये री इन्फेक्शन का कंफर्म्ड मामला नहीं है। पहले उनको जो सिम्टम्स आए थे वो सर्दी, खांसी और बुखार था, और अभी जो सिम्टम्स आए हैं उसमें भी सेम ही सिम्टम्स थे, उनको खांसी और बुखार था। और ये समय पे जो बुखार का ड्यूरेशन था वो 2 से 3 दिन पहले से ज़्यादा पाया गया है। और फॉर्चुनेटली दोनों भी टाइम में उनमें कोई सीवियर कॉम्प्लिकेशन जैसे लंग अफेक्शन होना ये इतने ज़्यादा मात्रा में दिखाई नहीं गया था। जो ARDS हम बोलते हैं, लंग की जो इन्वॉल्वमेंट होती है, वो इतने ज़्यादा मात्रा में नहीं पाई गई थी। सैचुरेशन, जो ऑक्सीजन सैचुरेशन जो रहते हैं पेशेंट के, मेंटेन रहे थे अच्छे तरीके से। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि संक्रमण के वायरस कुछ समय बाद मरीज को दोबारा संक्रमित भी कर सकते हैं, लेकिन ये मामला री इन्फेक्शन का नहीं कहलाएगा, क्योंकि दोबारा संक्रमण के मामले एक्सपर्ट्स लैब रिसर्च में जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद ही तय करते हैं, जिसमें दोबारा संक्रमित हुए मरीज के पहले और दूसरे स्वैब की जेनेटिक सीक्वेंसिंग को देख अगर ये मालूम पड़ता है कि दोनों में भिन्नता है, तभी इसे दोबारा संक्रमण समझा जाता है। मुंबई के 4 हेल्थ वर्कर्स के मामले में ये तय पाया गया है, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव हुए मरीजों को भी ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए।
मुंबई से जानकारी खबर आ रही है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में ड्रग्स एंगल की जांच कर रही एनसीबी ने बॉलीवुड की 4 बड़ी अभिनेत्रियों को समन किया है। एनसीबी ने दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और रकुल प्रीत सिंह को 3 दिन में पूछताछ के लिए हाजिर होने के लिए कहा है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए आइए सीधे चलते अपने सहयोगी सुनील सिंह के पास, जो हमारे साथ मुंबई में मौजूद हैं। सुनील, क्या और डिटेल्स निकल कर आ रही हैं? इनको क्यों तलब किया गया? देखिए, ये मामला तो सुशांत सिंह राजपूत के ड्रग्स केस से जुड़ा हुआ है और जो चैट रिट्रीव हुआ था रिया चक्रवर्ती के फ़ोन से, वो उसमें एक जया शाह का भी जिक्र हुआ था और जया शाह और ड्रग्स के बारे में बात कर रही थी। जया शाह से जब पूछताछ हुई तब उन्होंने जो कुछ चैट जो डिलीट कर दिया था, उसमें से कुछ जो चैट रिट्रीव हुआ है, खास करके अगर हम दीपिका पादुकोण की बात करें तो 27 अक्टूबर 2017 का, जिसमें कि वो चैट कर रही हैं करिश्मा प्रकाश से। करिश्मा प्रकाश भी टैलेंट मैनेजर हैं और जया शाह भी टैलेंट मैनेजर हैं। जया शाह के फ़ोन से रिट्रीव हुआ है, लेकिन जो चैट हो रहा था वो दीपिका और करिश्मा के बीच में, जिसमें वो हैश मांग रही हैं, व्यवस्था करने के लिए कह रही हैं। तो ये जो चैट है ये फिलहाल मुसीबत बन गया है दीपिका पादुकोण के लिए, क्योंकि इसमें सीधे सीधे हैश की मांग की जा रही है और करिश्मा जो है कह भी रही हैं कि मैं पहुंचा सकती हूं, अमित के जरिए अमित को भेज सकती हूं, फिर कहां मिलना है वो उसका भी उसमें उल्लेख किया जाता है। तो ये जो चैट था ये फिलहाल सोशल मीडिया में घूम रहा था, लेकिन अब एनसीबी ने उसकी पुष्टि कर दी है क्योंकि उसने दीपिका पादुकोण को समन कर दिया है। तो अब दीपिका पादुकोण की मुसीबत बढ़ती हुई यहाँ फिलहाल दिखाई पड़ रही है। ऐसे ही चैट अभी जया शाह के फ़ोन से जो रिट्राइव हुए हैं, और भी कुछ चैट हैं जिनमें दूसरी अभिनेत्रियों के नाम है, तो हो सकता है आगे चल के अब उन्हें भी समन किया जाए। तो ये जो मामला था जो सुशांत सिंह राजपूत ड्रग केस से जुड़ा हुआ था, अब बढ़ता हुआ बॉलीवुड ड्रग रैकेट की तरफ बढ़ता जा रहा है और जिसमें बड़ी फिल्म अभिनेत्रियां फंसी हुई कहीं न कहीं नजर आ रही हैं, जिन्होंने भी 1, 2 साल, 3 साल पहले तक की चैट के जरिए, व्हाट्सएप चैट के जरिए अपने टैलेंट मैनेजर से इस तरह की मांग की हो, मंगाया हो, इस तरह की बातें हैं। और खास करके जया शाह का जो इसमें रोल आ रहा है वो बहुत ही गंभीर बनता जा रहा है, क्योंकि इस पूरे चैट से, पूरे मामलों से ये प्रतीत हो रहा है कि वो जो भी उनके सेलिब्रिटी या उनके क्लाइंट्स थे, उनके लिए वो ड्रग्स मुहैया कराया करती थी। अगर ड्रग्स मुहैया कराने यानी कि उनको प्रबंध करने की बात आ जाती है तो सीधे सीधे वो चले जाते हैं कारोबार में, ड्रग्स के कारोबार की बात आ जाती है। और ये बात इसलिए भी साबित हो रही है क्योंकि एक और जो चैट है जो रिट्रीव हुआ है वो एन और जे के बीच में बात हुई है। एन एक दूसरी फिल्म अभिनेत्री का नाम है और जे यानी कि जया शाह। उसमें जया शाह एक बार एक जगह लिखते भी हैं कि तुमने तो मुझे पेडलर बना दिया है, यानी वो खुद मान रही हैं कहीं ना कहीं कि वो विक्रेता बन रही हैं। और अगर ये बात साबित हो जाती है और सामने सा उभर कर आ रही है तो ये मामला एकदम से ड्रग्स के कारोबार की तरफ बढ़ता नजर आएगा। यही वजह है कि 33वां दिन है आज। सुनील, अगर दीपिका पादुकोण की बात करें, वो हमारे देश की एक बहुत बड़ी अभिनेत्री हैं, अगर उनकी बात करें इस मामले में एक ड्रग जो कितनी मात्रा में उन्होंने मांगा, क्या ये कुछ सामने आया है जो ये उनका अपराध ज़्यादा बड़ा लगता है? फिर अगर देखिए अभी तक कितनी मात्रा में उन्होंने मांगा था उसमें वो क्वांटिटी की बात नहीं है उस पूरे चैट में, लेकिन ये भी अभी तक देखना होगा कि अभी तक उन्होंने जो मांगा है वो शायद सिर्फ अपने कंजप्शन के लिए मांगा है, तो बहुत गंभीर उस तरह का मामला बनता नजर नहीं आता है। लेकिन जिस तरह से रिया चक्रवर्ती की बात सामने उभर कर सामने आई थी और उसने भी अपने लिए नहीं मांगा था बल्कि सुशांत सिंह के लिए मंगाया था, तो वो मामला रिया के लिए बहुत गंभीर हो गया था। इसी तरह जया शाह जो है उनके लिए मामला ये गंभीर होता नजर आ रहा है। लेकिन इसमें एक बात जो उभर कर आ रही है कि कई अब तक जो चर्चा हुआ करती थी, बातें क्या करते थे कि बॉलीवुड में ड्रग्स पार्टियां बहुत होती हैं, कई सितारे ड्रग्स लेते हैं, तो वो उस बातों की कहीं ना कहीं पुष्टि होती नजर आ रही है और बड़े नाम उभर कर आ रहे हैं। और अगर इस तरह से बड़ा नाम उभर कर सामने आता है तो बहुत से लोगों पर फिर इस तरह की उंगलियां
उल्टी या शक और संदेह पैदा होता है, ये बड़ी बात है। अभी तक जहाँ तक चैट है, जो हमने पढ़ा है, जो हमने देखा है, जो हमें मिला है, उससे यही लग रहा है कि दीपिका का अपने लिए वो मांग रही हैं चैट, और वो बता रही हैं कि मुझे ये चाहिए, और जिसे देने की व्यवस्था करने की कोशिश कर रही हैं करिश्मा प्रकाश, जिन्हें कि उन्हें पहले भी कल भी तलब किया गया था, हालांकि आ नहीं पाई थी, उनकी तबीयत खराब थी। अब अगले 25 तारीख को उन्हें बुलाया गया है। लेकिन इसी बीच चूंकि दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर और रकुल प्रीत सिंह को भी समन कर दिया गया है, ये मामला अब बहुत बड़ा हो गया है, सिर्फ एक पेडलर तक नहीं रह गया है, बड़े फिल्मी हस्तियों तक पहुंचता नजर आ रहा है। बिल्कुल, आप सुनील सही कह रहे हैं, बहुत चिंताजनक अब ये मामला सामने हो गया है। और आपको बता दें 25 तारीख को दीपिका पादुकोण को तलब किया गया है, सारा और श्रद्धा कपूर को 26 सितंबर को तलब किया गया है, और 25 सितंबर को ही हमारे किसानों का देश भर का भारत बंद का उनका आह्वान है। किसानों ने 25 सितंबर का ही दिन उसका ऐलान किया था। बहरहाल आइए आगे बढ़ते हैं और अब दिल्ली से जुड़ी हुई खबर। उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों की जो चार्जशीट दिल्ली पुलिस ने पेश की है, उसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। चार्जशीट देखकर लगता है कि नफरती भाषण देने वाले नेताओं को दिल्ली पुलिस विसल ब्लोअर बता रही है। ये सवाल उठ रहा है कि क्या दिल्ली पुलिस बीजेपी के कपिल मिश्रा के उकसाए को कम करके पेश कर रही है। पुलिस का कहना है कि दंगे के आरोपियों ने कपिल मिश्रा के खिलाफ झूठी कहानी गढ़ी है, और लगता है जैसे पुलिस नफरती भाषण के बावजूद कपिल मिश्रा की भूमिका को नज़रअंदाज कर रही है। मिश्रा ने पुलिस को चेतावनी दी थी, सड़क खाली कराओ नहीं तो हमें करना पड़ेगा। दिल्ली पुलिस का कहना है कि दिल्ली प्रोटेस्ट सपोर्ट ग्रुप दंगे भड़काने के लिए बनाया गया। पुलिस ने चार्जशीट में डीपीएसजी की कुछ चैट्स अटैच भी की हैं, और पुलिस ने कहा है कि डीपीएसजी ने एक सदस्य ने दंगों के पीछे खड़े एक अपराधी का भंडाफोड़ करने की धमकी दी है। और आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से सुना देते हैं कपिल मिश्रा ने क्या कहा था, उनके बयान को। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। ठीक है, आज जब तक रास्ता खाली करवा रहे हैं, ट्रंप के जाने तक आप जाफराबाद और चांदबाग खाली करवा लीजिए, ऐसी आपसे विनती कर रहे हैं। उसके बाद हमें रोड पे आना पड़ेगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कपिल मिश्रा का ये बयान था। हमारे सहयोगी सौरभ हमारे साथ मौजूद है। सौरभ, तो फिर अब जो ये चार्जशीट में जो तमाम कपिल मिश्रा को लेकर स्थितियां सामने आई हैं, क्या इससे आभास हो रहा है? देखिए निधि, शुरुआत से ही हम लोग लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो क्रोनोलॉजी हो दिल्ली पुलिस की, चाहे वो तमाम चार्जशीट हो, उसमें कहीं ना कहीं जो कपिल मिश्रा ने जो भाषण दिया था मौजपुर में आकर के, जो कि एक तबके का लॉन्च पैड बन गया, दूसरे तबके का लॉन्च पैड जाफराबाद और दूसरे तबके का मौजपुर, और कपिल मिश्रा के जाने के बाद से ही जो दंगे हैं वो भड़के थे। देखिए, इस चार्जशीट में दिल्ली प्रोटेस्ट सपोर्ट ग्रुप एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था जो कि कोऑर्डिनेशन कर रहा था, उसमें तमाम लोग जुड़े हुए थे। सभा दीवान ने बनाया, इसमें राहुल राव थे, इस ग्रुप में हर्ष मंडल, योगेंद्र यादव, तमाम एक्टिविस्ट हैं वो थे, खालिद सैफी थे इसमें, जिनको अभी गिरफ्तार किया गया है यूएपीए के अंदर, वो कम से कम 6 महीने से जेल में हैं, जिनको चार्जशीट भी किया गया है FIR 59 जो कि कॉन्स्पिरेसी को लेकर के डील कर रही है। देखिए, इस पूरी चार्जशीट में देखिए एक जगह इसमें दिल्ली पुलिस दिखती है कि दिल्ली प्रोटेस्ट सपोर्ट ग्रुप के लोग जब दंगे भड़के 24 तारीख को, तो उन्होंने ये धमकी दी बाकी लोगों को कि वो उनको एक्सपोज कर देंगे कि वो दंगे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद दिल्ली पुलिस का एक नोट है निधि, जो कि काफी अहम हो जाता है। दिल्ली पुलिस इस नोट में कह रही है कि साजिशकर्ता अपने आप को बचाने के लिए एक झूठी कहानी गढ़ते हुए पूरा ब्लेम विसल ब्लोअर्स की तरफ शिफ्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके ठीक नीचे लिखा है कि खालिद सैफी नाम के एक शख्स हैं जो कि जेल में हैं, उनका व्हाट्सएप चैट है जिसमें वो ये कहते हुए दिख रहे हैं कि 24 तारीख को उन्होंने कपिल मिश्रा के खिलाफ एक कंप्लेन फाइल की है और उनको कहा है कि उनके भाषण से सांप्रदायिक हिंसा भड़की है। तो साफ कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि दिल्ली पुलिस जो डीपीएसजी के लोग हैं उनको विसल ब्लोअर कह रही है और कपिल मिश्रा को साफ तौर पर बचाते हुए नजर आ रही है। दिल्ली पुलिस अगर कपिल मिश्रा को ये पहली बार विसल ब्लोअर पुलिस मान भी रही है, कपिल मिश्रा से भी तो क्या पूछताछ हुई है, क्योंकि हमें तमाम स्टोरीज की हैं निधि, वो अप्रैल में की है, हम लोगों ने माफ कीजिएगा मई में की है, जून में की है, जुलाई में की है। तो जब हम लोगों ने तमाम स्टोरीज की हैं, उसके बाद जुलाई एंड में दिल्ली पुलिस ने कपिल मिश्रा से पूछताछ की है, जो कि इस चार्जशीट में उसकी
सवाल जवाब अटैच किए हैं दिल्ली पुलिस ने, और इसमें सवाल पूछे गए हैं कपिल मिश्रा से कि क्या आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में वहां पर गए थे। ये दिल्ली पुलिस का सवाल है, और कपिल मिश्रा कहते हैं कि हाँ, मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में गया था। मैं यमुना विहार में रहता हूँ, जो कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में है। मैंने कोई हेट स्पीच नहीं दी है, उन्होंने ये कहा है। और उन्होंने कहा कि मैंने कोई स्पीच नहीं दी है वहाँ पे, जबकि स्पीच उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने ये कहा था कि मैं पुलिस की मदद से ये ब्लॉकेड को खुलवाने गया था। जबकि आप देखेंगे दिल्ली पुलिस के डीसीपी हैं सूर्या, उनके बगल में खड़े होकर कह रहे हैं कि ट्रंप के जाने तक तो हम जा रहे हैं, अगर 3 दिन में रास्ता नहीं खुला तो हमें सड़कों पर उतरना होगा। तो उसमें वो दिल्ली पुलिस से निवेदन कहाँ कर रहे हैं, विनती करते हुए कहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो दिल्ली पुलिस ने पूछता जरूर किया कपिल मिश्रा को, लेकिन देखिए दंगा एक तरफा नहीं था, दंगा दोनों तरफ से हुआ और दोनों तरफ के लोगों की मौत हुई। तो ऐसे में अगर आप योगेंद्र यादव के भाषणों को मानते हैं कि उन्होंने हिंसा भड़काई, और आप मानते हैं कि हर्षमंडल के भाषणों ने हिंसा भड़काई, तो फिर क्या कपिल मिश्रा को क्लीन चिट दे दी जाती है? क्या उनको इस पूरे मामले में चार्जशीट में नामांकन उनको नेम नहीं करना चाहिए? क्या क्रोनोलॉजी में उनका नाम नहीं डालना चाहिए? दिल्ली पुलिस ने क्रोनोलॉजी में योगेंद्र यादव हर्षमंडल का नाम डाला हुआ है। तो तमाम जो दिल्ली पुलिस की चार्जशीट है 17,500 की, तमाम पहलुओं में दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि 2019 के बाद से पूरी साजिश रची गई। बीजेपी की सरकार को, चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए 2019 के बाद से साजिश रची गई। इसीलिए जगह जगह प्लान करके देश भर में रोड ब्लॉक किया गया। रोड ब्लॉक करने का, चक्का जाम करने का मकसद ट्रैफिक रोकना नहीं था, चक्का जाम करने का मकसद था कि सांप्रदायिक हिंसा भड़का दी जाए। तो ये दिल्ली पुलिस ने ये अपनी चार्जशीट में ये बातें कही हैं। तो सौरभ, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे मामले को तफसील से बताने के लिए। लगातार दिल्ली राइट्स पर, चार्जशीट पर लगातार सौरभ एकदम सबसे पहले जानकारी दे रहे हैं। और अब आज सामने ये आया है कि किस तरह से कपिल मिश्रा को पुलिस विसल ब्लोअर मान रही है। पब्लिक आज अन्य महामारी पब्लिक जो खाली सुबह 5 से 6 बजे के बीच में घर में माताजी बिठाने का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। एरिया जिस प्रकार का है, हजारों की संख्या में लोग तात्कालिक 5-10 मिनट में इकट्ठा हो सकते हैं। तो जैसे ही पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली, पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, लोगों को बिखेर दिया है, और जो आयोजक थे उन्हें उसी वक्त गिरफ्तार किया गया है। किसका बच्चा है आपका? मेरा नहीं है। बच्चे को निकालिए जरा से। चल ऊपर चल गाड़ी को। एक मिनट, ये किसका बच्चा है आपका? मेरा नहीं है। बच्चे को निकालिए जरा से। चल ऊपर चल गाड़ी को। देश के बाद में अब कुछ राजनीतिक खबरें। बिहार में विधानसभा चुनाव का माहौल तेजी से बन रहा है, और माहौल बनाने में बड़ी भूमिका है पक्ष विपक्ष की पोस्टरबाजी की। इस बीच कई पोस्टर ऐसे भी हैं जिन्हें कौन लगा रहा है पता ही नहीं चल रहा। जैसे पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए पोस्टर लगाए गए हैं। इन पर लिखा है, मारते रहे बस मक्खी, नीतीश की हर बात कच्ची। वीरचंद पटेल मार्ग पर एक बड़े पोस्टर में नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाथ जोड़े हुए दिखाया गया है। उस पर लिखा है, मोदी जी आपकी पार्टी को तो बिहार की जनता ने विपक्ष में बैठाया था, फिर सत्ता की मलाई कैसे खा रही है बिहार की जनता।
पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर दिन भर दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठकें होती रहीं। सुबह पश्चिम बंगाल बीजेपी के कोर ग्रुप के नेताओं के साथ पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बैठक हुई, जिसमें मुकुल रॉय, कैलाश विजयवर्गीय, अरविंद मेनन, राहुल सिन्हा और दिलीप घोष मौजूद थे। इसके बाद बंगाल से बीजेपी के सभी लोकसभा सांसदों की बैठक हुई, जिसमें चुनाव से जुड़े तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में सांसदों से उनके इलाकों की जानकारी ली गई ताकि आगे की रणनीति बनाई जा सके। विपक्ष के बायकॉट के बीच राज्यसभा ने कल से आज तक कई बिल पास किए और समय से पहले मॉनसून सत्र खत्म हो गया। कल लोकसभा में पास हुए तीनों लेबर कोड बिल राज्यसभा में भी पास हो चुके हैं। अब राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद तीनों बिल कानून बन जाएंगे। आज राज्यसभा में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA बिल भी पास हो गया। आज की कार्यवाही के बाद राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। मॉनसून सत्र 1 अक्टूबर तक चलना था, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर आज 8 दिन पहले ही समाप्त किया जा रहा है। वहीं विपक्षी पार्टियों के नेता किसान बिलों के मुद्दे पर आज शाम 5 बजे राष्ट्रपति से मिले और इन बिलों को हड़बड़ी में पास करने के तरीके पर ऐतराज जताया। और अब जाते जाते खबर बनारस से जुड़ी हुई है। भारतीय वायुसेना में महिला फाइटर पायलट्स के आने के बाद रफाल को उड़ाने का मौका बनारस की शिवांगी को मिला है। शिवांगी को महिला लड़ाकू पायलट्स के दूसरे बैच के हिस्से के रूप में 2017 में भारतीय वायुसेना में कमीशन मिला था। वाराणसी जिले की मूल निवासी फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह फिलहाल प्रशिक्षण के दौर में हैं। जल्दी शिवांगी अंबाला में 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरो में शामिल हो जाएंगी। भारतीय वायुसेना में वर्ष 2017 में शामिल होने के बाद शिवांगी सिंह मिग 21 बाइसन उड़ा रही हैं।